देखिए एसएचएम ऑफ फ्री चार्ज क्या है। तो आपके सामने एक केस है। सिंपली लेट दो चार्जेस हैं Q एंड Q। ये दोनों ही चार्जेस फिक्स पॉजिटिव हैं, फिक्स्ड है। ओके, ये जो लाइन होती है, जो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर आपको इस तरह से दिख रही है, इस लाइन को हम बोलते हैं दिस इज इक्विटोरियल लाइन। क्या बोलते हैं इसको? इक्विटोरियल लाइन। ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा था कि अगर दो चार्जेस हों, इस तरह से प्लेस्ड हो, तो अगर हम यहाँ पर किसी थर्ड चार्ज को रखें, लेट हम यहाँ पर किसी नेगेटिव चार्ज को रखें, तो इन दैट केस वो जो नेगेटिव चार्ज होगा वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा। जिस फोर्स से ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ पुल कर रहा होगा, उसी फोर्स से राइट साइड वाला चार्ज भी इसको अपनी तरफ पुल कर रहा होगा। ठीक है। तो अभी सिंपली यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब अगर मैं इस नेगेटिव चार्ज को, माइनस क्यू चार्ज को, इसकी इस पोजीशन से किसी एक तरफ शिफ्ट कर दूं, क्या किया मैंने, इसको, इस चार्ज को इसकी इस पोजीशन से लेट इक्विटोरियल लाइन के अलोंग डिस्प्लेस कर दिया इस तरफ। मैं इसको माइनस क्यू चार्ज को यहां से यहां तक ले आता हूं, डिस्प्लेस करके माइनस क्यू चार्ज को मैं यहां ले आया। जब ये माइनस क्यू चार्ज यहां पर आएगा, मैं इसको यहां पर लेकर के आया, एक्स मैंने इसको इसकी पोजीशन से डिस्प्लेस किया, देन मैंने इसको रिलीज किया। ये चेक कर रहा हूँ कि ये चार्ज पार्टिकल, ये निगेटिव चार्ज जो है, ये किस तरफ जाएगा, दैट मीन इस पे फोर्स किस तरफ लग रहा होगा, एंड फर्दर और भी चीजें क्या है, यहाँ पर फोर्स किस तरह से वेरी कर रहा है, एक्स के साथ किस तरह से रिलेटेड है, ये सारी चीजें हमको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। ये जो चार्ज मैंने लिया है इसका मास m कंसिडर कर रखा है। लेट अगर मैं इस पोजीशन पे इसको यहाँ पर ला करके रिलीज करता हूँ, तो मैं देखूंगा कि यहाँ पर ये दोनों चार्जेस जो हैं, ये दोनों ही चार्जेस इस पे फोर्स लगा रहे थे। इधर वाला जो चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, ये इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, नेगेटिव चार्ज है तो इसको सिंपली इस तरफ पुल कर रहा होगा। लेट द फोर्स इज एफ। सिमिलर वे में राइट साइड वाला चार्ज भी तो इसको अपनी तरफ पुल करेगा, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इसके लिए भी सेम ही रहने वाला है, एफ ही रहेगा। समझ पा रहे होंगे, क्योंकि सेम केस ही है दोनों के लिए। नेट फोर्स अगर निकालेंगे तो नेट फोर्स इन दोनों ही वेक्टर्स के रिजल्टेंट से मुझे मिलने वाला है। नेट फोर्स अगर आपको लिखना होगा तो इन दोनों का रिजल्टेंट आपको दिख रहा है कि अभी केस ऐसा बन रहा है कि लेट अगर यहाँ पर मैं इस एंगल को थीटा कंसिडर करूं, इस एंगल को थीटा कंसिडर करूं, ये दोनों ही सेम होंगे, तो नेट फोर्स कहां पर आएगा? इस लाइन के अलोंग ही आएगा। अगर आप इन तीनों वेक्टर्स को अलग से ड्रॉ करो तो आपको ऐसा दिख रहा है ना कि ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, ये एंगल थीटा थीटा है। तो आपको पता है इस केस में जब दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं तो उनका रिजल्टेंट तो उनके बीच में ही आता है इस तरह से। तो नेट फोर्स उस पे इस तरह से आएगा, सो दैट आप बोल सकते हो कि नेट फोर्स की जो डायरेक्शन इनके ऊपर, ये अगर मैं एफ नेट लिखूं, एफ नेट आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ मिल रहा है। आपको दिख रहा है कि इस पे जो नेट फोर्स लगा वो किस तरफ है? इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में जब आप किसी भी बॉडी को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं, एंड डिस्प्लेस करने के बाद उस पे जो नेट फोर्स लगता है वो वापस से उसको इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ ले जाना चाहता है, तो इन दैट केस ये जो फोर्स होता है इसको हम रीस्टोरिंग फोर्स बोलते थे।
अगर आपने एसएचएम का डिस्कशन याद हो आपको, तो आपको ये पॉइंट याद होगा कि इसको हम क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। ओके, तो नेट फोर्स हमें पहले तो बताना है यहाँ पर माइनस क्यू ने कितना एक्सपीरियंस किया, तो उसके लिए मैं एफ नेट निकालूंगा। एफ नेट निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली एफ नेट निकालने के लिए मैं एफ को निकालूंगा। एफ कितना होगा, एफ इज द फोर्स अप्लाइड बाय वन चार्ज। एफ लिखना है तो के क्यू वन क्यू टू अपॉन इन दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस, किसी एक पेयर की मैं बात कर रहा हूँ, लेट ये पेयर है, इस पेयर की मैं बात कर रहा हूँ। तो नेट चार्ज नेट फोर्स अगर लिखना है तो हमें क्या चाहिए, ये दोनों चार्जेस चाहिए, इनके बीच का ये सेपरेशन चाहिए। तो इनके बीच का सेपरेशन निकालने के लिए अभी यहाँ पर एक वैल्यू हमें और कंसीडर करनी है। लेट दिस लेंथ इज एल, सो दिस विल बी ऑल्सो एल। ये लेंथ मैंने एल एंड एल कंसीडर कर रखी हैं, सो दैट कि 2l इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। ओके, देन यहाँ पर अगर आप सॉल्व करेंगे, फोर्स लिखेंगे एफ, तो आप क्या लिखोगे, के क्यू वन क्यू टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 1/2 होता है। देखिए ये वाली लेंथ कितनी होगी, इस ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस लगा करके निकालेंगे। पाइथागोरस लगाएंगे अगर, तो आपको ये वाली लेंथ x मिल रही है, ये वाली लेंथ l मिल रही है, तो ये कितनी है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर थी। देन जब आप कूलोम्बियन फोर्स का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, दैट मीन डिस्टेंस का स्क्वायर करते हैं। तो जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये जो रूट था यहाँ पर, वो यहाँ से सिंपली हटने वाला है। ओके, तो ये रिजल्ट आपको यहाँ पर ये मिल रहा है कि फोर्स एफ जो होगा वो कुछ इतना होने वाला है। क्लियर है? अब अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है इन दोनों फोर्सेस का, ये जो एफ एंड एफ दोनों फोर्सेस, इनका रिजल्टेंट निकालना है, तो मैं सिंपली इसको बोल सकता हूँ कि एफ के कंपोनेंट कर रहे हैं, इन दोनों एफ के कंपोनेंट कर रहे हैं। इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आ रहे हैं एफ नेट का मतलब है इन दोनों ही फोर्सेस एफ के कंपोनेंट जो इस तरफ आ रहे होंगे, इस डायरेक्शन की तरफ आ रहे होंगे, इस डायरेक्शन की तरफ जो आ रहे होंगे, तो एफ नेट का मतलब है 2f cos थीटा आएगा। आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं ये पॉइंट? अगर मैं इन दोनों ही फोर्सेस के कंपोनेंट करूं, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा, एक कंपोनेंट इधर आएगा एफ साइन थीटा। राइट साइड वाले एफ का भी एक कंपोनेंट इधर आएगा एफ कॉस थीटा, एक कंपोनेंट इधर आएगा एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे, 2f cos थीटा जो इधर आया होगा वो ऐड हो जाएगा, एंड 2f cos थीटा जो है दैट इज द नेट फोर्स। तो नेट फोर्स यहाँ पर आपको मिल रहा है 2f cos थीटा। ठीक है, नेट फोर्स कितना मिल रहा है, 2f cos थीटा मिल रहा है। तो 2f की वैल्यू रख रहे हैं इनटू cos थीटा। इस ट्रायंगल के अंदर cos थीटा देखिए, इस ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर cos थीटा लिखना होता तो क्या लिखते हैं, तो आप बोलोगे यहाँ पर cos थीटा इक्वल होता था बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, x है, हाइपोटेनस कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, यहाँ पर ये वाली लेंथ कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो आप cos थीटा लिखोगे तो दिस विल बी x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 1/2। इसको सॉल्व करें, सो दिस इज के क्यू क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। दिस इज द नेट फोर्स। क्या है ये, नेट फोर्स हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, अभी एक केस आप, अभी यहाँ पर मैंने नेट फोर्स निकाला है कि माइनस क्यू चार्ज पे नेट फोर्स कितना लगेगा, कुछ इतना फोर्स मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है आपको। ठीक है, अब इसके अंदर फर्दर कुछ वेरिएशन हो सकता है। इफ आपसे बोला जाए कि हमने चार्ज पार्टिकल को बहुत ही स्लाइटली डिस्प्लेस किया था उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, इन दैट केस आप बोलोगे x is very low, very small. So if x is very small and as compared to L, if x is very small,
इन दैट केस एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर के कंपेरेटिवली और ज्यादा स्मॉल होगा। और अगर ऐसा होगा तो ये वाला जो आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है इसमें, ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट आपको दिख रहा है, डिनोमिनेटर वाले पार्ट के लिए आप क्या बोल सकते हैं कि सिंपली इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर में एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर के कंपेरेटिवली बहुत स्मॉल था, सो दैट कि हम इस रिजल्ट में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को ऑलमोस्ट एल स्क्वायर मान सकते हैं। देन अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो एफ नेट इक्वल दिख रहा है 2k q1 q2 x अपॉन, अगर यहाँ पर सिंपली आप एल स्क्वायर लिख दोगे तो एल स्क्वायर टू दी पावर 3/2 बनेगा, सो दिस विल बी एल क्यूब। ये रिजल्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है एल क्यूब, यहाँ पर सिंपली डिनोमिनेटर में बन गया। ठीक है क्या? यहाँ से आप एक चीज और प्रूव कर सकते हैं कि लेट अभी यहाँ पर हम देखें तो ये जो मैंने नेट फोर्स लिखा हुआ है, ये जो मैंने नेट फोर्स लिखा हुआ है एफ नेट, इसमें ये क्यू एंड एल क्यू, ये सारे के सारे टर्म जो आपको दिख रहे हैं ये सब तो कांस्टेंट है। चार्जेस चेंज नहीं हो रहे फर्दर, बीच की डिस्टेंस दोनों ही चार्जेस की 2l थी, वो चेंज नहीं हो रही क्योंकि दोनों फिक्स्ड है। तो अभी यहाँ पर ये सारे के सारे टर्म तो फिक्स्ड है, तो आप सिंपली बोल सकते हैं एफ नेट इज परपेंडिकुलर टू एक्स। एफ नेट क्या होने वाला है? सिंपली एक्स के परपेंडिकुलर है। एज वेल एज अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन का सेंस लें तो आपको डायग्राम में एक चीज और दिख रही है। देखिए क्या दिखाया मैंने कि हमने चार्ज पार्टिकल को इसकी इस पोजीशन से इस तरफ डिस्प्लेस किया था, इधर डिस्प्लेस किया हुआ है। अभी यहाँ पर अगर वर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट लेकर के चले तो हम बोल सकते हैं कि हमने वर्टिकली ऊपर की तरफ डिस्प्लेस किया, बट इस पे जो फोर्स निकल कर आया वो नीचे की तरफ आ गया। नीचे की तरफ आने का मतलब है कि नीचे की तरफ तो इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आ गया। तो अगर आप साइन कन्वेंशन देखेंगे तो आप अगर ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं तो नीचे के डायरेक्शन को निगेटिव लेना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर आप नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं तो ऊपर के डायरेक्शन को निगेटिव लेना पड़ेगा, तो किसी एक तरफ आपको निगेटिव लेना पड़ेगा। तो सिंपली आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम x को पॉजिटिव लेंगे, x इज द डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स अपसाइड, तो नेट फोर्स जो आया वो तो डाउन साइड आया है। तो अगर आप x को पॉजिटिव लेंगे तो एफ नेट क्या आने वाला है? निगेटिव आने वाला है। ये वाला कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पर इन्वॉल्व करें तो हमको एफ नेट इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ x दिख रहा है। एंड ये अगर आपने कहीं पे प्रूव किया किसी पार्टिकल के मोशन के लिए, अगर आपने ये प्रूव किया, सो दिस रिजल्ट इंप्लाइज दैट मोशन ऑफ पार्टिकल will be simple harmonic motion। क्या दिखाता है ये रिजल्ट कि पार्टिकल का जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होने वाला है। ओके, लेट अगर हमको निकालना होता कि टाइम पीरियड ऑफ एस्टम कितना होगा, तो टाइम पीरियड ऑफ एस्टम को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसी में फर्दर मैं इस साइड पे लिख रहा हूं। देखिए आपने ये फॉर्मूला देखा था टाइम पीरियड ऑफ एस्टम के लिए, किसी भी पार्टिकल के लिए आपने ये फॉर्मूला देखा था कि t इक्वल होता है 2 पाई अंडर रूट m बाई k। ये होता था फॉर्मूला। k क्या होता था? k होता सिंपली वहां पर एस्टम कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट जो आप निकालते थे किसी भी केस के अंदर। तो अभी यहाँ पर इस केस के अंदर देखें, ये जो रिजल्ट मैंने लिखा है इस रिजल्ट को देखो फर्दर। दिस इज एफ नेट इज इक्वल टू, इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को मैं k बोल रहा हूं इंटू एक्स। यहाँ पर ये जो आपको पूरा पूरा ये जो आपको पूरा पूरा पार्ट दिख रहा है ये कांस्टेंट था, इस कांस्टेंट को मैंने k बोला है। अगर इस पूरे के पूरे टर्म को मैं कांस्टेंट k एज्यूम कर लूं, देन दिस इज सिमिलर टू फोर्स कांस्टेंट जो हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर दिखता था। तो ये जो वैल्यू है यही वैल्यू हमें उठा करके कहां पर रख देनी, इस फॉर्मूले के अंदर रख देनी, यहाँ पर जो हमें दिख रहा है फोर्स कांस्टेंट का। आप अगर इस वैल्यू को यहाँ पर यूज करोगे, सो दिस विल बी t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m बाई k, एंड k बोले तो k की वैल्यू हमने क्या लिखी हुई है? सो k इज इक्वल टू 2kq अपॉन l क्यूब, 2kq अपॉन l क्यूब। ओके, ये रिजल्ट मुझे टाइम पीरियड का
मिल रहा है, इसको यूज करके हम टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है क्या? कोई कंफ्यूजन? अब एक फोर्थ रिजल्ट और निकालना, अभी मैंने यहाँ पर कौन कौन से रिजल्ट निकाले हैं तो आपको दिखना चाहिए। पहले तो ये किसी जनरल पोजीशन ऑफ एक्स के लिए रिजल्ट निकाला था, किसी जनरल पोजीशन पे ऐसा कुछ होगा। फिर सेकंड एक्सप्रेशन मैंने ये निकाला था, लेट अगर एक्स बहुत स्मॉल है तो इन दैट केस क्या होगा, ये एक रिजल्ट निकाला था। देन यहाँ से मैंने आपको ये प्रूफ दिखाया कि कैसे हम प्रूव कर सकते हैं कि मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। देन मैंने आपको एक ये रिजल्ट निकाला टाइम पीरियड का, इन केस ऑफ अष्टम टाइम पीरियड कितना होगा ये दिखाया है मैंने। देन अब एक और रिजल्ट यहाँ से फर्दर निकाल रहे हैं। देखिए एफ का जो एक्सप्रेशन है वो 2k क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू एक्स है। किसी जनरल पोजीशन के लिए एक्स की किसी जनरल वैल्यू के लिए फोर्स कुछ इतना है। आपसे पूछा जाए पोजीशन ऑफ -q at which it experiences maximum force, देखिएगा क्या हो रहा है। अभी यहां पर जब हमने इस -q चार्ज को ओरिजिनल डायग्राम में कॉन्सेंट्रेट करिए। अभी ये जो ओरिजिनल डायग्राम मैंने बनाया वो उसमें मैंने बोला था कि -q इनिशियली कहां पर था, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर था, पॉइंट O पर था। अगर मैं इस पॉइंट पे -q चार्ज को रख रहा हूं तो मुझे दिख रहा था कि जब मैंने इस पॉइंट पे -q चार्ज को रखा हुआ है तो इन दैट केस उस पे नेट फोर्स 0 था। क्लियर है क्या? जैसे जैसे मैं दूर ले जा रहा था वैसे वैसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही थी, एक्स की वैल्यू बढ़ी, इस पे फोर्स बढ़ता गया। बढ़ते बढ़ते कितना मैक्सिमम फोर्स होगा इस पे, ये मुझे अब कैलकुलेट करना है। दैट मीन एक्स की वो कौन सी पोजीशन होगी, एक्स की वो कौन सी वैल्यू होगी जिस पे जाकर के मुझे मैक्सिमम फोर्स मिलने वाला है। समझ पा रहे हैं? तो अभी यहाँ पर इस पॉइंट को सॉल्व करने के लिए हमें मैथमेटिक्स का थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा। क्या करेंगे? तो आपको यहाँ पर एक्स की जनरल पोजीशन के लिए फोर्स दिख रहा है। देन अगर हमें कहीं पे कुछ इस तरह का क्वांटिटी सॉल्व करनी होती थी कि मैक्सिमम फोर्स एक्स की किस पोजीशन के लिए मिलेगा, तो हम क्या करते थे, सिंपली डिफरेंशिएट करते थे। एक्स के साथ एफ वेरी कर रहा है तो हम एक्स के रिस्पेक्ट में ही एफ को डिफरेंशिएट करने वाले हैं। इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको एक इस तरह का रिजल्ट मिलने वाला है, 2k q1 q2 x 3/2 l square plus x square to the power -5/2 into 2x plus l square plus x square to the power -3/2। डिफरेंशिएशन आपको आता होगा, अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसको सॉल्व किया है मैंने, यहाँ पर मुझे ये एक इक्वेशन मिली। देन उसके बाद आपने मैक्सिमा एंड मिनिमा जरूर पढ़ा होगा। मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ा है आपने? मैक्सिमा एंड मिनिमा, यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा अगर आपने पढ़ा है तो आपने यहाँ पर ये पढ़ा होगा कि अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ निकालनी है तो उसके लिए हमें df/dx को 0 रखना होता था। तो हम सिंपली df/dx की 0 रख देंगे ऊपर वाली इक्वेशन में। इसको जब 0 रखेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जब हम फाइनली इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एट लास्ट हमें ये वैल्यू मिलने वाली है। एक्स की हमें वैल्यूज मिलेंगी प्लस माइनस l/√2। दैट मीन एक्स की इस वैल्यू पर जो फोर्स मिलेगा वो मैक्सिमम फोर्स होगा। तो अभी कितना होगा फोर्स, तो उसके लिए मैं एक्स की ये वैल्यू यूज करने जा रहा हूं। मैक्सिमम फोर्स कितना होगा, तो 2k q1 q2 अपॉन एल स्क्वायर प्लस एक्स, ये वैल्यू रखें तो स्क्वायर कर रहे हैं, एल स्क्वायर बाई √2 का स्क्वायर मतलब 2। देन इसका क्यूब 3/2 इनटू एक्स की जगह l/√2, ये बन रहा है। इस रिजल्ट को फर्दर भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैक्सिमम फोर्स कितना है, सो दिस इज 2k q q
अपॉन √2 3/2 दी पावर 3/2 देन L स्क्वायर। ये एक रिजल्ट यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स का भी हमको मिला हुआ है। देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है यहाँ पर, ये जो मैंने अरेंजमेंट देखा था, क्यू चार्ज यहाँ पर था, क्यू चार्ज यहाँ पर था, फिक्स्ड थे तो दोनों, ओके, ये दोनों फिक्स्ड हैं। जब मैंने इनके जस्ट बीच में यहाँ पर -q चार्ज रखा तो उस पर फोर्स कितना है, 0। देन मैं इस -q चार्ज को यहां से मूव करा करके धीरे धीरे आगे ले जाने लगा, यहां पर ले गया, फोर्स बढ़ने लगा, क्योंकि आपने जो एक्सप्रेशन निकाला है उसके अकॉर्डिंग देखिए जैसे जैसे एक्स बढ़ा फोर्स बढ़ा। बट बढ़ते बढ़ते किसी पोजीशन पे आप जब पहुंचे हैं, कहां पर पहुंचे, एक्स इज इक्वल टू L/√2 पे। एल का क्या है यहाँ पर, तो ये वाली डिस्टेंस L है दोनों तरफ से। जब आप x को बढ़ाते बढ़ाते कितना ले गए, L/√2, उस पोजीशन पे पहुंचते पहुंचते जो फोर्स था माइनस के ऊपर वो बढ़ करके मैक्सिमम हो चुका है। अब अगर आप इस पोजीशन को फर्दर क्रॉस कर जाएंगे तो डेफिनेटली अगर मैक्सिमम फोर्स वाला पॉइंट आप क्रॉस कर गए, जिसका मतलब अगेन फोर्स कम होने लगा होगा। समझ पा रहे हैं क्या, यहां से हम जैसे जैसे आगे बढ़े, इस पोजीशन से, सेंटर की पोजीशन से हम जैसे जैसे आगे बढ़े, फोर्स बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, और x इक्वल टू L/√2 पे पहुंच करके फोर्स मैक्सिमम हो गया था। देन उसके बाद फर्दर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो वापस से फोर्स कम भी तो हुआ होगा। और आपसे अगर मैं पूछूं लेट इस लाइन के लॉन्ग मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाऊं, किस लाइन के लॉन्ग, ये वाली लाइन देखिए, अगर मैं इस लाइन के लॉन्ग इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाऊं तो वहां पे जाकर के अगर मैं -q चार्ज को रख दूंगा तब उस पे नेट फोर्स कितना लगेगा, तो आप बिना किसी डाउट के बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट पे पहुंचते ही इन दोनों ही चार्जेस का जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट है वो बहुत कम हो गया होगा, दैट मीन टेंड्स टू 0 हो गया होगा, सो दैट कि उस -q चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो भी 0 हो चुका होगा। तो जब आप सेंटर दैट मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन से इनफाइनाइट की तरफ जा रहे हैं तो इस पोजीशन पे जाकर के फोर्स मैक्सिमम हुआ था, देन फर्दर क्या हो गया, इनफाइनाइट पे पहुंचते पहुंचते 0। सिमिलर मैनर में अगर इस तरफ हम सेम चीज करें तो कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं दिख रहा हमें, सेम पैटर्न में चेंजेस हमें इस तरफ जाने पे, डाउन साइड जाने पे भी दिखेगा। जब आप डाउन साइड में ले जाएंगे तो इस पॉइंट पे जब आप इक्विलिब्रियम पोजीशन पे थे फोर्स 0 था, जैसे जैसे आप नीचे ले जाने लगे फोर्स बढ़ने लगा। देन एक्स की वैल्यू जब माइनस का L/√2 हुई होगी, उस पोजीशन पे पहुंचते पहुंचते फोर्स बढ़ करके मैक्सिमम हो गया होगा अगेन इन मैग्नीट्यूड। ये अलग बात है कि इस बार फोर्स किधर लग रहा था, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था। जब आप इसको नीचे की तरफ डिस्प्लेस कर रहे हैं तो फोर्स किधर लग रहा होगा, ऊपर की तरफ लग रहा होगा। क्लियर है क्या, तो अब जब आप वापस इसको ले जा रहे हैं नीचे की तरफ तो फोर्स बढ़ता जा रहा था, बढ़ते बढ़ते जब आप x इक्वल टू -L/√2 पे पहुंचे फोर्स मैक्सिमम हो गया। देन आप वापस से जब यहाँ से इनफाइनाइट की तरफ जा रहे हैं, इनफाइनाइट पे पहुंचते पहुंचते वापस से फोर्स क्या हो गया होगा, 0। तो ये जो मैंने आपको पैटर्न बताया है, इस पैटर्न का मैं एक डायग्राम, एक ग्राफ भी प्लॉट कर सकता हूँ। देखिए कैसा ग्राफ मैंने यहाँ पर ग्राफ बिटवीन f एंड x, f एंड x के बीच में मैंने ग्राफ बनाया हुआ है। क्या करेंगे, तो मैंने इस एक्सिस के लॉन्ग x को दिखाया हुआ है, इस एक्सिस के लॉन्ग मैंने फोर्स को दिखाया हुआ है। ओके, जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, जब x की वैल्यू 0 होगी तो फोर्स क्या था, 0 था। x की वैल्यू बढ़ने लगी, फोर्स की वैल्यू भी बढ़ने लगी इन मैग्नीट्यूड। बट अगर x पॉजिटिव में बढ़ रहा है तो f निगेटिव में बढ़ेगा। ओके, देन जब x की वैल्यू L/√2 पहुंची तो फोर्स मैक्सिमम हो गया था, बट अभी अपोजिट डायरेक्शन दिखा रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है बट डायरेक्शन का सेंस नेगेटिव है, तो हमें नेगेटिव स्केल में इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। x की वैल्यू जब माइनस का L/√2 होगी
तो भी सेम चीज थी। तो मैं यहाँ पर एक इस तरह का ग्राफ बना सकता हूँ। देखिए इस तरह के ग्राफ मुझे यहाँ पर मिल रहा है। ये ग्राफ क्या दिखा रहा है? ये ग्राफ दिखा रहा है कि जब आप x को 0 लेंगे, देखिए अब इसको इसको समझते हैं। जब x को 0 लेंगे तब f कितना है? 0 है। ठीक है क्या? दिख रहा है भाई सबको? जब x को पॉजिटिवली बढ़ाएंगे तब f बढ़ेगा तो मैग्नीट्यूड में, बट निगेटिव डायरेक्शन में दिखाएंगे क्योंकि अपोजिट है दोनों। जब x को निगेटिवली बढ़ाएंगे तब फोर्स बढ़ेगा पॉजिटिव पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। ठीक है क्या? एंड जब x को इनफाइनाइट कर देंगे, जब ये ग्राफ इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगा, तब जाकर के फोर्स कितना हो चुका होगा? 0 हो चुका होगा अगेन। तो एक इस तरह का ग्राफ भी हम बना सकते हैं। नेक्स्ट केस देखिए, हमने दो चार्जेस लिए हुए हैं, फिक्स्ड है Q एंड ये भी फिक्स्ड है। दोनों ही चार्जेस को हमने फिक्स कर रखा है। सेंटर पे अगर मैं किसी थर्ड चार्ज को रख दूं तो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा। अगर आपने मिड पॉइंट पे रखा है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लेट अगेन मैंने यहाँ पर माइनस क्यू एंड एम, दैट मैंने एक चार्ज पार्टिकल रखा है जिसपे चार्ज माइनस क्यू है, मास एम है। इसको अभी मैंने रखा हुआ, तो ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अभी हमने इससे पहले एक केस देखा जिस केस में मैंने इस चार्ज पार्टिकल को डिस्प्लेस किया हुआ है, वो भी इस इक्विटोरियल लाइन के अलोंग। एंड जब मैंने इसको इक्विटोरियल लाइन के अलोंग डिस्प्लेस किया था तो मुझे इक्विलिब्रियम स्टेबल मिला। इस बार अगेन मैं इस चार्ज पार्टिकल को इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करने जा रहा हूं, लेकिन इस बार मैं इसको इस इक्विटोरियल लाइन के अलोंग नहीं, बल्कि इसी एक्सिस के अलोंग, दैट मीन इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही डिस्प्लेस करने जा रहा हूं। लेट मैंने इस चार्ज पार्टिकल को इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से इस तरफ स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया। That this is the position where the minus q charge is shifted। ये पॉइंट O जो था ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अगर मैं इस माइनस क्यू चार्ज को x से डिस्प्लेस कर दूं टूवर्ड्स राइट, किसी भी तरफ कर सकते हैं, लेट टूवर्ड्स राइट मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया, इन दैट केस इस पे नेट फोर्स अब किधर लगेगा ये हमको चेक करना पड़ेगा। एंड उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि इसकी जो पोजीशन थी वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो अगर मैं इसको इस तरफ डिस्प्लेस करूं तो आप बोलोगे कि माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर जो आ गया है, इसको साइड में दिखाना है, ठीक है। माइनस क्यू चार्ज जो यहाँ पर आ गया है, इस पे ये चार्ज 1 जो था वो एक अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगाने वाला है। दिस विल बी द फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू 1। यहाँ पे अच्छा एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पर एक काम और कर लेते हैं, इस माइनस क्यू को चार्ज 3 बोल रहे हैं। सो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 इस तरफ होगा। क्लियर है क्या? इसमें डाउट नहीं होगा किसी को। सिमिलर वे में जो चार्ज 2 है वो भी पॉजिटिव नेचर का है, एंड जो चार्ज 3 है वो नेगेटिव नेचर का है। तो चार्ज 2 भी चार्ज 3 को अट्रैक्ट करने वाला है। तो फोर्स ऑन 3 फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 वो इस तरफ होने वाला है। अगर आपको ये दोनों वेक्टर्स दिख रहे हैं तो आप बोलोगे इन दोनों के डायरेक्शन ऑपोजिट है। ओके ठीक है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। लेट डायरेक्शन तो ऑपोजिट हमको मिल रही है, बट अगर मैं मैग्नीट्यूड्स को कंपेयर करूं F31 और F32 के, तो आपको दिख रहा है कि ये वाला जो चार्ज है वो राइट साइड वाले क्यू के ज्यादा क्लोज है। सो दैट कि जितना क्लोज ये पहुंच जाएगा उतना हाई फोर्स उस पर लगने लगेगा। एंड इस वाले प्लस क्यू से ये ज्यादा डिस्टेंस पे है, सो दैट कि इसकी वजह से जो फोर्स लगा होगा वो कंपेरेटिवली कम होगा। तो आपको दिख रहा है कि अभी इस तरह के केस में फोर्स ड्यू टू चार्ज 1 उससे ज्यादा होने वाला है फोर्स ड्यू टू चार्ज 2। क्लियर है? अगर ऐसा होगा तो नेट फोर्स इस पे किस तरफ आया? तो नेट फोर्स अगर ये वाला वेक्टर ज्यादा है, देखिए ये वाला वेक्टर ज्यादा है, तो नेट फोर्स तो इसी वाले वेक्टर के डायरेक्शन में आएगा। तो नेट फोर्स इस पे किधर आया? F32 माइनस F31 आया। दिस इज द नेट फोर्स। एंड ये नेट फोर्स किस डायरेक्शन में आ गया है? इस तरफ।
इस तरफ अगर ये नेट फोर्स आया है, दिस इज द नेट फोर्स, अगर नेट फोर्स इस तरफ आया है तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर आपने चार्ज पार्टिकल को एक्स डिस्प्लेस किया राइट साइड और उस पे नेट फोर्स भी राइट साइड ही लगने लगा, तो इसका मतलब आप इसको फ्रीली जैसे ही रिलीज करोगे वैसे ही ये माइनस क्यू चार्ज राइट साइड की तरफ एक्सेलरेट होता हुआ मूव करता हुआ चला जाएगा। दैट मीन कि इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लौट करके नहीं आया। एंड अगर है ऐसा है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसी पोजीशन कहलाएगी? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? सो यहाँ पर हमें ये पॉइंट मिला है, दिस इज अ केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अभी आपको एक पॉइंट यहाँ पे बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि सेम पॉइंट ओ, फर्स्ट केस में सेम पॉइंट ओ स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा था, सेकंड केस में सेम पॉइंट ओ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको याद रखना है कि जब हम किसी भी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पोजीशन को स्पेसिफाई कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर ये भी क्लियर करना होता है कि हमने पार्टिकल को किस सेंस में डिस्टरबेंस दिया है, किस सेंस में हमने उसको डिस्प्लेस किया है। अगर हम अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन डिस्प्लेस करेंगे तो हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम दिखेगा। अगर हम अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग डिस्प्लेस करेंगे तो हमें अनस्टेबल इक्विलिब्रियम दिखेगा। पॉइंट क्लियर है क्या? देखिए केस 3, अभी हम जो केसेस देख रहे थे उसमें क्या हो रहा था, उसमें हम फिक्स्ड चार्जेस जो ले रहे थे वो दोनों सेम नेचर के थे, एज वेल एज यहाँ पे जो थर्ड चार्ज जिसके इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे वो अपोजिट नेचर का था। इस तरह का केसेस हमने कंसिडर किए थे केस 1 एज वेल एज केस 2 दोनों में। अब हम थोड़ा सा चेंज करने जा रहे हैं यहाँ पर। लेट इस बार मैंने Q एंड Q चार्जेस लिए हुए हैं। ओके, सेंटर की पोजीशन को, सेंटर मींस मिड पॉइंट की पोजीशन को मैंने पॉइंट O बोला हुआ है। इनके बीच की डिस्टेंस 2L थी, सो दैट मिड पॉइंट की डिस्टेंस L एंड L होने वाली है। अभी मैंने यहाँ पर एक सेम नेचर का चार्ज ही ले रखा है। देखिए अभी यहाँ पर सारे के सारे निगेटिव भी ले सकते थे, सारे के सारे पॉजिटिव भी ले सकते थे, कोई भी चेंज आने वाला नहीं है रिजल्ट के अंदर। ओके, तो मैंने अभी दोनों ही प्लस क्यू जो लिए हैं उन्हीं के सिमिलर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज ही ले रखा है जो मिड पॉइंट पे प्लेस्ड है। ये दोनों चार्जेस फिक्स्ड है, ये दोनों चार्जेस फिक्स्ड है, एंड मिड पॉइंट पे जो चार्ज रखा है दैट इज फ्री टू मूव। अभी मिड पॉइंट पे रखा है सो दैट इक्विलिब्रियम में है, किसी तरह कोई मोशन नहीं हो रहा है। अगर मैं इसको इस पोजीशन से, इस प्लस क्यू चार्ज को इस पोजीशन से डिस्प्लेस करूं, देखो किस तरफ, मैंने इस प्लस क्यू चार्ज को इस पोजीशन से डिस्प्लेस किया हुआ है। किधर डिस्प्लेस किया है? तो मैं बोल रहा हूं मैंने इसको इस पोजीशन से इस तरफ डिस्प्लेस कर दिया, राइट साइड मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया, राइट साइड दिख रहा होगा आपको डायग्राम में। मैंने राइट साइड इसको एक्स डिस्प्लेस कर दिया। अब जब मैं इसको राइट साइड एक्स डिस्प्लेस करूंगा तो ये जो चार्ज पार्टिकल है ऊपर की तरफ दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा वेक्टर्स ओवरलैप ना करें, तो आप बोलोगे, नेमिंग कर देता हूँ, लेट चार्ज 1 चार्ज 2, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज था, चार्ज 3 बोल दिया है मैंने। तो आप बोलोगे कि सारे के सारे जब लाइक नेचर के चार्जेस हैं तो इनके बीच में रिपल्सिव नेचर का फोर्स लगेगा, तो चार्ज 1 चार्ज 3 को रिपेल करेगा, इस तरफ रिपेल करेगा, चार्ज 1 चार्ज 3 को रिपेल कर रहा है, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 इस तरफ होने वाला है। सिमिलर वे में चार्ज 2 चार्ज 3 को रिपेल करेगा, किस तरफ रिपेल करेगा? तो इस तरफ करेगा रिपेल, चार्ज 2 चार्ज 3 को इस तरफ रिपेल करेगा, तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन चार्ज 3 ड्यू टू 2 इस तरफ आएगा। ओके, अगर
आप इस बार देखोगे तो इस बार केस थोड़ा सा चेंज हुआ है। जब आप इस प्लस क्यू चार्ज को राइट साइड लेकर के जा रहे हो तो राइट साइड वाले चार्ज ने जो फोर्स एक्सर्ट किया होगा इस पे, उसके लिए आपको ये डिस्टेंस लेनी होती है। तो जितना क्लोज ले जाओगे आप प्लस क्यू के, उतना हाई फोर्स एक्सर्ट होने वाला है। तो आप बोलोगे कि एफ ऑन द चार्ज 3 ड्यू टू चार्ज 2 ज्यादा है। ओके, एज वेल एज जब आप इस प्लस क्यू चार्ज से दूर ले जाओगे इसको, देखिए लेफ्ट हैंड साइड वाले प्लस क्यू से ये दूर चला गया, तो अब अगर ये दूर जाएगा तो फोर्स कम हो गया होगा। तो फोर्स ऑन चार्ज 3 ड्यू टू चार्ज 1, फोर्स ऑन चार्ज 3 ड्यू टू 1 पहले के कंपेरेटिवली कम हो गया। नेट फोर्स इस पे किधर आएगा? नेट फोर्स तो आपको दिख रहा है कि ये वाला जो फोर्स है ये ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। नेट फोर्स किस तरफ आने वाला है, समझ पा रहे हैं क्या? नेट फोर्स तो इस तरफ ही आएगा। तो अगर आप यहाँ पर ये पॉइंट समझ पा रहे हैं, देखिए तो मैं बोल रहा हूँ नेट फोर्स जो होगा इस पे, दैट इज सिंपली F32 माइनस F31। अच्छा, F32 एंड F31 है कितने? तो F31 मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा K Q1 Q2 अपॉन, मैं 3 एंड 1 के बीच का फोर्स लिख रहा हूँ तो 1 ये है 3 ये है, इनके बीच का फोर्स लिखना है तो इनके बीच की डिस्टेंस चाहिए। इनके बीच की डिस्टेंस आपको कितनी दिख रही है? तो आपको दिख रहा है दिस इज L एंड दिस इज X। तो यहाँ पर आप जब कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला यूज करोगे तो दिस विल बी L प्लस X का स्क्वायर, ये बनेगा। ठीक है क्या? जब आप फोर्स बिटवीन 2 एंड 3 लिखोगे, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 लिखोगे, तो आपको ये दोनों चार्जेस देखने हैं एंड इनके बीच का सेपरेशन देखना है। इनके बीच का सेपरेशन कितना होगा? तो मैं बोल रहा हूँ दिस कंप्लीट इज L, दिस कंप्लीट लेंथ इज L, उसमें से ये x कम की आपने तो आपको L माइनस एक्स मिली। तो इनके बीच का सेपरेशन सिंपली L माइनस एक्स था। सो K Q1 Q2 अपॉन L माइनस एक्स का स्क्वायर बना। नेट फोर्स लिखना है, दोनों की वैल्यूज लिख देते हैं। सो K Q1 Q2 कॉमन हो गया, इन ब्रैकेट 1 अपॉन L माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 1 अपॉन L प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ये रिजल्ट यहाँ पर एक बन रहा है। इस रिजल्ट को सिंप्लीफाई करना है। सो दिस इज K Q1 Q2 अपॉन, क्या बनेगा? तो आप यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपली प्रोडक्ट भी करा सकते हैं। L प्लस एक्स स्क्वायर माइनस L माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन L माइनस एक्स स्क्वायर L प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन सकता है। सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको अब, तो K Q1 Q2, अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर L स्क्वायर प्लस एक्स, L प्लस एक्स का स्क्वायर का ब्रैकेट ओपन कर दो, दोनों सिंप्लीफाई कर दो, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। देन दिस विल बी 4LX अपॉन L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये रिजल्ट मिलने वाला है। इस रिजल्ट को फर्दर यहाँ पर हम, यहाँ पर नेट फोर्स का ये रिजल्ट मैंने निकाला है। ओके, ठीक है। अब इसके बाद फर्दर हम कंडीशन ले रहे हैं, इफ x इज वेरी वेरी स्मॉलर देन L, अगर हम बहुत ही स्लाइटली डिस्प्लेस करें, इन दैट केस एक्स स्क्वायर, इन दैट केस एक्स स्क्वायर तो और भी स्मॉल होने वाला है L स्क्वायर कंपेरेटिवली। तो ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसमें एक्स स्क्वायर अगर निग्लिजिबल हो जाए तो सिंपली ये रिजल्ट क्या बनने वाला है? दिस विल बी सिंपली, यहाँ पर 4 बनेगा, पावर 4 बनेगी यहाँ पर। L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है। ओके, तो अभी यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर अगर एक्स स्क्वायर को आप निगलेक्ट कर देंगे तो ये अपॉन में L क्यूब बन जाएगा, सिंपली ऊपर से कैंसिल होगा। सो दिस विल बी K Q अपॉन L क्यूब इनटू x, दिस विल बी F नेट। ये नेट फोर्स इस पे निकल कर आता हुआ दिख रहा है। ओके, आप अगेन यहाँ पर बोल सकते हैं ये सारे के सारे टर्म कांस्टेंट हैं, ये सारे के सारे टर्म कांस्टेंट, इनको कैपिटल K से रिप्रेजेंट कर देते हैं, या लेट ये कांस्टेंट है तो इनको
रिमूव करके हम सिंपली यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा दें अगर, तो एफ नेट इज प्रोपोर्शनल टू एक्स दिख रहा है। एज वेल एज जब हमने इस केस में सेंटर पे प्लेस चार्ज को राइट साइड डिस्प्लेस किया, हमने इसको इस तरफ डिस्प्लेस किया, तो फोर्स किधर निकल कर आया? फोर्स किधर निकल कर आया भाई? फोर्स उसके अपोजिट साइड निकल कर आया, दैट मीन इस तरफ। एंड अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट निकल कर आता है तो इस केस में हम बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है। ओके, एंड साइन कन्वेंशन देखें तो अगर हमने इस साइड की डायरेक्शन को, अगर इस साइड की डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो इस तरफ की जो डायरेक्शन है उसको क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हैं कि साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखें अगर, तो एफ नेट इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स आया है, तो अगेन आपको मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन दिख रहा है। ठीक है क्या? नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये क्या होती है? आपने ग्रेविटेशनल के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा होगा, तो सिमिलर एक क्वांटिटी यहाँ पर भी ऐसी ही होती है। क्या है क्या? लेट अगर हम किसी चार्ज के सराउंडिंग स्पेस को देखें, लेट अगर यहाँ पर कोई चार्ज था, इसके सराउंडिंग स्पेस में हम कहीं पे भी किसी अदर चार्ज पार्टिकल को ला करके प्लेस करेंगे, तो वो जो अदर चार्ज पार्टिकल है वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नेचर का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ये जो स्पेस है जहां पर हम इस प्लस क्यू चार्ज के इफेक्ट को देख सकते हैं, उस स्पेस को सिंपली हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन बोलेंगे। ठीक है ना? लेट अभी यहां पर मैं एक चार्ज को ला करके रख दूं माइनस का क्यू डैश, तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला है यहाँ पर। तो आप बोलोगे कि बेसिकली यहाँ पर जहां जहां पर भी आप इस पे फोर्स एक्सपीरियंस करा सकते हैं, उस पूरी की पूरी रीजन को हम बोल रहे हैं दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन ऑफ दिस रीजन है इसका। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर, दैट मीन उसके इलेक्ट्रिकल इफेक्ट जहां जहां पर दिख रहे हैं वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको मेजर करने के लिए हमें एक क्वांटिटी की जरूरत है जिसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोला हुआ है। कैसे मेजर कर रहे हैं इसको? तो इसके लिए हमने बोला है कि लेट पॉइंट पर एक पॉइंट पर यहाँ पर किसी तरह का एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन था। ओके, उस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर हमने एक चार्ज को रखा करके, एक स्मॉल पॉइंट चार्ज को रखा करके, पॉजिटिव चार्ज को रखा। देन जब हमने उस पॉजिटिव चार्ज को रखा होगा तो उस पर एक फोर्स लगा। हमने देखा कि जब उस स्पेस में हमने ला करके किसी चार्ज को रखा तो उस पर फोर्स लगा। तो हम बोल रहे हैं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है दैट इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है क्या? तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिखी जा सकती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक force experienced by a unit positive charge. Electrostatic force experienced by a unit positive charge when placed under an electric field region.
when placed under an electric field region is defined as electric field intensity at that point. ओके, अगर हम किसी पॉइंट पर एक चार्ज को रखें एंड उस पर फोर्स F लगे, एक चार्ज को रखा उस पर F फोर्स लगा, तो Q चार्ज पे लगने वाला फोर्स F था, तो यूनिट चार्ज पे लगने वाला फोर्स कैसे लिखेंगे? F डिवाइडेड बाय Q, ऐसे ही लिखेंगे क्या? Q चार्ज पे लगने वाला फोर्स F, तो यूनिट चार्ज पे लगने वाला फोर्स F by Q. This will be the force on the unit positive charge, and this is defined as the electric field intensity at that point. यूनिट इसकी सिंपली आप लिख सकते हैं कि यूनिट जो होगी दैट इज न्यूटन पर कूलॉम. आपको दिख रहा है ये न्यूटन है, ये कूलॉम है, तो न्यूटन पर कूलॉम इज द यूनिट. क्लियर? अब डिफरेंट केसेस बनते हैं यहाँ पर कि किस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन में आपको किस तरह का एक्सप्रेशन फील्ड का मिलने वाला है. तो अभी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. देखिए उसमें से सबसे पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखने जा रहे हैं. क्या करेंगे? तो आप यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से मुझे किसी भी पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखनी है. लेट मैं यहाँ पर इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले रहा हूँ, पॉइंट P. कितनी डिस्टेंस पे लिया मैंने ये पॉइंट? इस चार्ज से r डिस्टेंस पे. तो r डिस्टेंस पे r डिस्टेंस पे ये मैंने पॉइंट लिया है. इस पॉइंट पे मैं फील्ड लिखने जा रहा हूँ. इस पॉइंट पे फील्ड लिखने के लिए मुझे क्या करना होगा? मैं एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पर रखूंगा पॉजिटिव. अब वैसे तो हम कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं ले सकते हैं. यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि हमें अगर कहीं पे भी किसी भी पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखनी है तो हम एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लेते हैं. ओके, एंड वो जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है उसके साथ एक कंडीशन भी होती है कि ये बहुत ही स्मॉल चार्ज होगा, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसको हम यहाँ पर रखेंगे. इसको हमने एक स्पेशल नाम भी दिया हुआ है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टेस्ट चार्ज. आप बोल सकते हैं कि इसका फर्स्ट नेम तो टेस्ट चार्ज ही है. टेस्ट चार्ज का मतलब एक ऐसा चार्ज हम ले रहे हैं जो स्मॉल होगा, बहुत ही स्मॉल होगा एंड पॉजिटिवली चार्ज होगा. तो इस तरह के एक चार्ज पार्टिकल को हम यहाँ पर रखेंगे. जब हम एक टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट P पर रखेंगे, हमने यहाँ पर पॉइंट P पर फील्ड निकालनी थी, तो पॉइंट P पर फील्ड निकालने के लिए हमने एक टेस्ट चार्ज को यहाँ पर रख दिया. जब इस टेस्ट चार्ज को यहाँ पर हमने रखा तो हमने देखा कि इस टेस्ट चार्ज पे एक फोर्स लगा. लेट दिस इज द फोर्स. तो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा. तो प्लस Q चार्ज ने इस पे जो फोर्स लगाया, फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q, इस डायरेक्शन में लगाएगा फोर्स. इस फोर्स को मैंने यहाँ पर लिखा कि फोर्स जो होगा दैट विल बी K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. इतना फोर्स लगा. ओके, इतना फोर्स इस टेस्ट चार्ज पर लगा. लेट अगर मैं Q नॉट को इधर ले आऊं तो F बाई Q नॉट विल बी K Q अपॉन R स्क्वायर. ये बनेगा क्या? यहाँ से आपको दिख रहा है F बाई Q नॉट. यहाँ पर देखिए इस रिजल्ट को देखिए, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज. तो यहाँ पर फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही तो आपको बनता हुआ दिख रहा है. तो ये जो रिजल्ट आपको दिख रहा है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी KQ बाय R स्क्वायर. ये रिजल्ट मुझे यहाँ पर एक मिल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी? KQ अपॉन R स्क्वायर होने वाली है. ठीक है, इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स है सिंपली. तो जो फोर्स की डायरेक्शन थी, पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन थी, वही डायरेक्शन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की होने वाली है.
तो आप बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is similar to the direction of force on unit positive charge और force on test charge. ठीक है ना, टेस्ट चार्ज की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे भी आप इसको क्यू नॉट ही लिख लीजिए, टेस्ट चार्ज की ही बात हो रही है.